नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आपको पता है कि आलोक अड्डा अब सत्यहिंदी.com पर भी आता है और सत्यहिंदी.com को आपका यानी दर्शकों का, श्रोताओं का, सबका बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। लेकिन इस अभियान को, जो सच को सामने लाने का अभियान है, अभी और समर्थन की आवश्यकता है और सहयोग की आवश्यकता है। कैसे आप समर्थन दे सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा करता हूं कि आप एक बार उस लिंक को क्लिक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा देंगे तो और अच्छा रहेगा। आपको खबर मिल जाएगी कब मैं लाइव आया हूं और कब मैं नया वीडियो डाल रहा हूं। और अब शुरू करते हैं आज की चर्चा। आप सबको खबर ही होगी कि 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 3 मेहमान हैं मेरे साथ जिनके साथ ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। आपका मैं परिचय करा देता हूं। पहले मेरे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान, ये अल्टामाउंट कैपिटल के हेड ऑफ इक्विटीज हैं, लेकिन ये इकोनॉमी पे बारीकी से नजर रखते हैं और बहुत दिलचस्प इनकी राय है इस लॉकडाउन को लेकर। इनके मन में चिंताएं हैं कि लॉकडाउन अगर बढ़ाया जा रहा है, उसको खोलने का जो तरीका, जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है, उससे इकोनॉमी को वापस पटरी पर आने में कितना वक्त लगेगा। उसके अलावा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा, जानी मानी एंकर हैं, टेलीविजन पे आपने इनको देखा होगा और ये अंतर्राष्ट्रीय विषयों की जानकार हैं। लेकिन इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विषय सब एक हो गए हैं। पूरी दुनिया एक बड़े आइसोलेटेड आइसोलेटेड विलेज में बदल गई है, जहां सब लोग अपने अपने डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। और आशुतोष है हमारे साथ, सत्यहिंदी.com के फाउंडर हैं, एडिटर हैं, पुराने पत्रकार हैं, राजनीति में एक पारी खेलने के बाद वापस लौटकर पत्रकारिता में आए हैं, आजकल अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। प्रकाश जी, आपसे शुरू करता हूं। पहले में ये जो अभी तस्वीर सामने आई है, पहले अभी बारीकी में जाऊंगा कि कितनी जगहों पे खुला है, कहाँ कितना खुला है, क्या क्या एक्टिविटी खुली है और क्या एक्टिविटी नहीं खुली है, लेकिन मोटे तौर पे 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। और खास तौर पे जहां मैं और आप दोनों बैठे हैं, मुंबई में, वहां रेड जोन है मुंबई। उन 130 जिलों में शामिल है देश के, जो रेड जोन है, जहां लगभग कोई एक्टिविटी खुलने नहीं जा रही है। कैसे देख रहे हैं और क्या इसके अलावा भी कोई चारा था? नहीं, बहुत बहुत ही कठिन समस्या और मोड़ था जिसपे हम लोग आ रहे थे। और जैसे आपने कहा, इसका चारा है नहीं है, ये हाइंडसाइड में कहना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आज अगर आपको अर्थव्यवस्था को और जो बाकी जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको देख के अगर कुछ डिसाइड करना है तो काफी टफ हो जाता है। और उस लिहाज से ये जो डिसीजन लिया गया है, इसमें एक बहुत बड़ी झलक मुझे समझ आई कि हमने मौका सबको दिया है छूट बढ़ाने का या इस लॉकडाउन से निकलने का। इस जोन का जो क्लासिफिकेशन है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप ऑरेंज जोन में चले जाएंगे तो आप थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे और फाइनली ग्रीन तक पहुंचेंगे। तो ये काम आपको करना है, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, जो कंटेनमेंट की जो कार्रवाई है, वो आप हर एक डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए। तो एक तरह से एम्पावरमेंट भी है और एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा जिसको कहते हैं नीचे धकेला भी जा रहा है। और वो इसलिए जा रहा है कि मुझे समझ जो आ रही है कि ये बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि जो सेकेंड वेव का डर है या फुल फ्लेजेड पैंडेमिक का इम्पैक्ट जो आने की संभावना बाकी देशों में रही है, और आई एम श्योर स्मिता उस पर और गौर से हमको डिटेल्स बताएंगी। पर जो इफेक्ट, उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता था, उसको कहीं ना कहीं उसपे एक अंकुश लगाने की, उसको धीरे धीरे छोड़ने की लगाम कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाता है रादर देन हेल्थ इशू। मुझे नहीं हेल्थ लगता इसमें इशू। हेल्थ हैजर्ड इतना बड़ा है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर हैजर्ड थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक हैजर्ड जो है वो सबसे बड़ा लग रहा जी स्मिता, अब आपका नाम प्रकाश जी ने ले दिया है, और अब क्योंकि पूरी दुनिया के अनुभव हम देख रहे हैं, तो और आज भी लोग बता रहे हैं कि साहब आप लोग स्वीडन का अनुभव क्यों नहीं देखते हैं? क्या भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही करती है जो कुछ करती है, उसने जो फैसला आज किया है 2 हफ्ते बढ़ाने का, इसके अलावा भी कोई चारा था? और जिस अंदाज में रेड ग्रीन ऑरेंज किया है, इससे कुछ आपको लगता है कि फायदा होगा? आपकी नजर पड़ी, अभी आपने देखा कि वो रेड ग्रीन ऑरेंज में क्या क्या रखे गए हैं?
ये लगभग 1 घंटा हुआ है जब से ये नोटिफिकेशन आया है आलोक जी, और तब से मैं इसे पढ़ने की बहुत कोशिशें कर चुकी हूँ। पहले तो पीआईबी का जो वेबसाइट है वही काम नहीं कर रहा था, जब उस पे सारे रिपोर्टर्स ने एक साथ लॉगिन करने की कोशिश की, और मेरा सिर चकरा रहा है। अभी इनफैक्ट हम ज्यादातर रिपोर्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि देर रात तक देखते हैं कितनी सफाइयां और आ जाती हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ऐसा ही होता है कि एक मंत्रालय कोई नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके ऊपर 1 दर्जन सफाई जो है रात भर में पेश कर दिए जाते हैं। और इस वक्त ये एक बड़ा भूल भुलैया सा है कि कहने को जो है ग्रीन जोन में आप ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दिल्ली की बात करूं, मैं एनसीआर की बात करूं, तो ये पूरा ही इस वक्त रेड जोन है। तो जिस शख्स को रेड जोन से होते हुए ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, फिजिकली भी अगर आप इसे ट्रैफिक लाइट मूवमेंट के तौर पर सोचे, तो ये अपने आप में इस वक्त बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑर्डर है, जिसमें मुझे लग रहा है, जो हम कहते हैं अंग्रेजी में कि टू रैप इट अराउंड योर हेड्स, इट विल स्टिल रिक्वायर सम टाइम। लेकिन देखिए, लॉकडाउन की जो घोषणा सबसे पहले की गई, उसका मैं आपको बताऊं आलोक जी, दुनिया भर में सराहना की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये नेतृत्व जो है, ये फैसला जरूरी था, खास करके अगर आप अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के साथ कंपेयर कर ले, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना नेता के तौर पर सामने आए, जहां तक कोविड-19 क्राइसिस को टैकल करने की बात हुई। और अमेरिका में जो नंबर ऑफ डेथ्स हुए, कैजुअलिटीज हुए हजारों की तादाद में, उन्होंने जो चीन में हुबई प्रांत या वुहान, जहां से शुरुआत हुई थी इस संक्रमण की, और इटली में जिस तरह की जाने गई हैं, उसके कंपैरिजन में अमेरिका की आंकड़े और ज्यादा चले गए। तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि अर्ली लॉकडाउन करने से जो फ्लैटन द कर्व की बात हुई थी, वो जरूर हो पाया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चिंता है, जो लोगों को जो जहन में जो सबसे ज्यादा परेशानियां आ रही है, वो आप अंदरूनी माइग्रेंट लेबरर्स की बात करें, आप इंडस्ट्रीज की बात करें, कि कोरोना वायरस से ज्यादा जो है अब जो अर्थनीति की हालत हो रही है देश की, वो लोगों की जानना खत्म कर दे। आज ही मैंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर अभी अभी आए हुए हैं दिल्ली, फरवरी में उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया टर्म, उनसे बात कर रही थी। उनका कहना था कि लॉकडाउन को आप जिन देशों में अथॉरिटेरियन रिजीम्स होता है, चीन जैसे देश हो, वहां पर अनाउंस कर देना आसान होता है, इंप्लीमेंट करना आसान होता है। भारत में ये खास बात रही कि ये वॉलंटरी एक तरीके से पब्लिक एक्टिविटी देखने को मिला, कि लोग तैयार हो गए नेशनल लॉकडाउन के लिए। लेकिन बावजूद इसके अब इसकी मेरिट कितनी है, मुझे लगता है वो सवाल सबसे बड़ा ज्यादा अहम हो जाता है यहाँ पर। जी, तो इस वक्त मेरिट कितनी है, ये सवाल आप उठा रही हैं, और आशुतोष इसका जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त आदमी हमारे पैनल में मौजूद हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन के बहुत प्रबल समर्थक हैं। इनका मानना है कि अभी लॉकडाउन पूरी कड़ाई के साथ आगे लागू रहना चाहिए। आशुतोष, जो सवाल स्मिता ने उठाया, माइग्रेंट लेबर्स का सवाल है, लाइफ और लाइवलीहुड का सवाल है, और आज मैंने एक इंटरव्यू और किया है, कुछ देर बाद आप लोग देख पाएंगे। मैं उसको एडिट करता, उससे पहले मैंने सोचा चर्चा कर लूं। उसमें उनका कहना है कि आज एक आदमी की जान जा रही है, जिससे आगे भविष्य में 2 लोग बचने वाले हैं। ये एक सवाल उठ रहा है कि आज विदुर का उदाहरण दिया उन्होंने महाभारत का, कि विदुर ने कहा था कि मैं एक गांव बचाने के लिए एक आदमी की जान देने के लिए तैयार हूं, और एक देश बचाने के लिए एक गांव की जान देने के लिए तैयार हूं। तो ये उस तरह की स्थिति आ रही है कि आज एक आदमी की जान बचाने के लिए आप जो लॉकडाउन कर रहे हैं, ये आगे जाके 50 लोगों की रोजी रोटी, उनके रोजगार और उनके जीवन पर खतरा बन सकता है। ऐसे में कब तक आप लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं? आशुतोष, आपको अपने माइक को अनम्यूट करना होगा। आशुतोष का माइक, हाँ, बेवकूफी भरा कदम, मैं इसको मैं बेवकूफी भरा आप दोबारा से शुरू कर दें जो अपनी बात है। हाँ, आलोक, मेरा ये मानना है कि ये सरकार का जो कदम है भारत जैसे संदर्भ में, ये एक बेवकूफी भरा कदम है। बेवकूफी भरा कदम, इसके 2 बड़े कारण है। एक तो दार्शनिक कारण है, दूसरा कारण है जो बिल्कुल पूरी तरीके से व्यवहारिक कारण है। दार्शनिक कारण इसलिए क्योंकि मेरा अपना ये मानना यह है कि कोरोना वायरस का जो ये संक्रमण है, ये संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसका किसी तरीके से कोई भी इलाज आज की तारीख में किसी के पास है नहीं, और दुनिया में लोग कह रहे हैं कि अगर 2020 के अंत तक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि आज जो ग्रीन जोन है वो कभी भी रेड जोन में कन्वर्ट हो सकता है, और रेड जोन कभी भी ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो सकता है, और रेड कभी ग्रीन में जा सकता है। इसकी कोई आदमी गारंटी नहीं ले सकता है कि कब किस आदमी से कहां पर इतना बड़ा संक्रमण फैल सकता है। अगर वुहान से निकलकर अगर पूरी दुनिया में फैल सकता है, तो हिंदुस्तान के रेड जोन से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं फैल सकता? ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। दूसरी बात क्या है, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि हिंदुस्तान का जो बिजनेस क्लास है, जो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास है, वो कभी भी
अपनी जिम्मेदारी लेने की तैयार नहीं होता। उसको अपनी अगली नौकरी की चिंता होती है, उसको अपने बिजनेस की चिंता होती है, उसको अपने प्रॉफिट की चिंता होती है, उसको इस बात की चिंता नहीं होती अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोरोना वायरस फैला बुरी तरीके से, जिसकी संभावना से कभी भी इनकार नहीं कर सकते, तो फिर हिंदुस्तान बचेगा या नहीं बचेगा, दूसरा सवाल आता है। अब मैं सरकार का ये ऑर्डर पढ़ रहा था, सरकार ने कहने को तो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांट दिया है, लेकिन अगर आप इनका रेड जोन में भी देखें कि जो क्या चीजें छोड़ी हैं, कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, सिंगल शॉप खोल सकते हैं, प्राइवेट शॉप्स आप खोल सकते हैं, प्राइवेट ऑफिसेज में 33% लोग आ सकते हैं, इसके अलावा मीडिया खुला हुआ, आईटी खुला हुआ है, और तमाम कंस्ट्रक्शन रूरल एरियाज में खुला हुआ है। तो इसका मतलब फिर रेड जोन का मतलब क्या बचा रहेगा? अगर अगर एक आदमी से पूरी दुनिया में फैलता है, अगर एक वायरस से पूरी दुनिया में फैलता है, तो आपने रेड जोन में भी कम से कम 50-60% चीजें तो आपने खोल रखी है। आपने बंद क्या किया है? आपने बंद किया है जो भीड़ भरे इलाके से उसको बंद किया है। लेकिन फिर मैं वही सवाल करता हूं कि ये जो सरकारें क्या कर रही है? सरकारें चूंकि अपने अपने गरीबों को खाना नहीं खिला पा रही हैं, चूंकि एक अजीब तरीके की का इनकॉम्पिटेंस इस देश के अंदर है, जो सरकारों के स्तर पर भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल, उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 10% माने 2 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, 2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक पैकेज दिया और आगे पैकेज देने की बात कर रहे हैं। जर्मनी ने, इटली ने, स्पेन ने, ब्रिटेन ने 14 से 16% अपनी जीडीपी का दिया है। भारत सरकार कितना दे रही है? 0.9%, सिर्फ 0.9%। रघुरामन राजन जैसे लोग कह रहे हैं, या फिर अरविंद सुब्रमण्यम जैसे लोग कह रहे हैं, कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप 10 लाख करोड़ अगर आप खर्च करेंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर कोई गरीब क्यों भूखा मरेगा, ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो आप चूंकि 10 लाख करोड़ नहीं खर्च करना चाहते, तो आपको पूंजीपतियों की, मिडिल क्लास की चिंता ज्यादा है, इसलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि मई के अंत तक लॉकडाउन 100% होना चाहिए था। ये जो फैसला किया गया है, ये फैसला गलत फैसला किया गया है, और मेरी नजर में, पार्डन माय वर्ड, मूर्खतापूर्ण फैसला है। ठीक है, आप कह रहे हैं 10 लाख करोड़ का खर्चा था तो वो करना चाहिए था। मेरा प्रश्न ये है, और अब मैं प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने ये हिसाब जोड़ा होगा कि जो अभी तक लॉकडाउन हो गया है, जो आगे लॉकडाउन बढ़ेगा, इसका असर कैसे होगा। 10 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आ सकता है? क्या हमारी सरकार इस हालत में है? क्या कोरोना आने के पहले भी सरकार इस हालत में थी कि वो किसी को 10 लाख करोड़ रुपए दे दे? 1.25 लाख करोड़ के एक पैकेज का नाम हम लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन उस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में किसको क्या मिल रहा है, थोड़ी उसकी असलियत पर रोशनी डालें। और दूसरा, क्या 10 लाख करोड़ जैसी रकम इस देश में नोट छापने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है जिससे वो जुटाई जा सकती है? देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू पे हम लोग आए हुए हैं, और ये कोरोना वायरस से थोड़ा सा पहले का सिनेरियो है, उसका जिक्र करना चाहूंगा। जनवरी के महीने में जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव की तरफ जाने लगे, और हमने साथ साथ एक कच्चे तेल के भाव का जो बहुत अजीब सा एक बर्ताव देखना शुरू किया, जो वो भी नेगेटिव की तरफ इवेंचुअली जो गया। आज ये हाल है कि यूरोप में बैंक्स एक्चुअली आपको पैसा लेने के लिए पैसा दे रही है कि आप प्लीज मेरे से पैसा ले जाइए। हमने इस हालत में बहुत बड़ा एक रिजर्व बना के रखा हुआ है। आपको ख्याल होगा, हमारे रिजर्व की हम लोग बहुत वो करते हैं, और सरकार उसका कई बार जिक्र करती है कि रिजर्व इस साल इस फॉरेन एक्सचेंज बढ़े, और हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर रहा हूँ। और वो हमेशा ये किया जाता था कि रुपए को संभालने की अगर कहीं जरूरत पड़ती है या कहीं गुंजाइश रहती है, तो वो उसके लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। अब हालात ऐसे हो गए कि हमारे पास रिजर्व इतने सारे पड़े हैं, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट 0 या नेगेटिव है, अगर आपको बोरो करना है तो आप कहीं से भी बोरो कर सकते हैं। हम लोगों के साथ एक जो बहुत खराब स्थिति हम अपने आप को पाते हैं, वो है क्रेडिट रेटिंग को लेकर। हमारे यहाँ पे अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, जो घाटा है हमारा वित्तीय घाटा, वो अगर बढ़ जाता है, जो 4.2 4.3 के जोन में उम्मीद थी और थोड़ा सा बढ़ा उसके बाद बजट में, अगर वो बढ़ जाता है, नोट छापने से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप कमाई कम कर रहे हो, खर्चा ज्यादा करवा रहे हो, तो नेचुरली उसमें एक वो एस्केलेशन आएगा। जैसे ही वो होता है, आपके पास कोई विकल्प नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको डाउनग्रेड करने लगती है। और अगर आपको डाउनग्रेड कर देते, हम ऐसी परिस्थिति में है, ऐसी प्रेसिपिटस लेवल पे है कि वहां से एक स्तर नीचे हम अगर आते हैं, तो हम लोग एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ग्रेड में रहते ही नहीं। जबकि अमेरिका या यूरोप की कितने देश ऐसे हैं जो नोट छाप के अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते जाते हैं, लेकिन उनकी कोई क्रेडिट रेटिंग पे आज नहीं आती। अरे फोन आ रहा है।
जो क्रेडिट रेटिंग को लेके जो चिंता हमारे अर्थव्यवस्था में रहती है या हमारे डिसीजन मेकर्स को रहती है, ये एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। और उस लिहाज से सरकार के पास पैसा ना होते हुए बाहर से भी पैसा रेज करने की भी जो क्षमता कि अगर आप नोट छाप के 10 लाख करोड़ का खर्चा एक बार करना चाहें, आप फिस्कल डेफिसिट की चिंता छोड़ दें और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो काम है उसको थोड़ा सा इससे डिटैच करें, इससे डिवोर्स करें कि भाई इसको अलग करें। आप अपनी अर्थव्यवस्था को पहले समझिए, उसको मायने दीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दुनिया क्या इसका इंटरप्रिटेशन करती है, हुलिया कैसे आपका बदला जाएगा या समझा जाएगा, क्या छवि बनेगी बाहर के मार्केट में, उसकी चिंता ना करें। तो मेरे हिसाब से सरकार को थोड़े से जो टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जो आपने बहुत बड़ी चीज कही, जो 1,75,000 करोड़ का अगर स्टिमुलस पैकेज देखें तो उसमें से कितना फाइनली कंजम्पशन की तरफ आता है या किस लास्ट वाले एंड यूजर के पास हाथ में आता है कि वो इस्तेमाल कर सके। और ये जो बैंकों को हम लोग, आरबीआई ने 50,000 करोड़ की नई लिमिट दे दी, TLTRO कर दिया, 1 किया, 2 किया, फिर भी बैंक वाले लेने रेडी नहीं है। तो हमारे जो माहौल है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, जो जनधन अकाउंट से बनाने की कोशिश जरूर की गई, तो अधूरी कहीं ना कहीं छूट गई। वो एक एजेंडा था इनिशियली, जो नई सरकार आई थी, उसके बाद 2014-15 के बाद आपने उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं देखी या रिजल्ट नहीं देखे। तो इस माहौल में ये सबसे बड़ा हमारी वीकनेस हो रही है कि अर्थव्यवस्था में अगर हम कुछ करना भी चाहें तो उसका इम्पैक्ट हम लोग नीचे तक जाते हुए देख नहीं पा रहे हैं। चाहे वो बैंक के ट्रांसमिशन को लेके हो, चाहे वो कंज्यूमर के लोन्स को लेके हो, या एसएमई लोन्स को लेके हो। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। महीने के लॉकडाउन में आलोक जी, जो कॉर्पोरेशन या पुलिस वालों ने या जो भी वो किया है, माहौल को संभाला है, अगर वैसी मुस्तैदी से हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स को, इकोनॉमिक मार्केट को हमारे वो कर सके, थोड़ा सा कठोर डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट करवा सके, तो मैं अभी भी जान बच सकते हो। जो आशुतोष जी ने कहा कि ये बीच में प्रकाश की आवाज होने से पहले आप अगर कर लो तो कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो डिजास्टर होने से पहले अगर आप कसरत कर लें, आप कह रहे हैं। स्मिता, आप जो बात प्रकाश जो कह रहे हैं, इसको अगर आप आगे बढ़ाएं कि उन्होंने एक बात कही कि जो पैकेज आया, अब उसका एंड यूजर तक क्या पहुंच पाया। एक प्रश्न और खास तौर पे इसलिए उठ रहा है कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या, सब मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी माइग्रेंट लेबर्स के हाथ में है, गरीब लोगों के हाथ में है। उनको क्या पहुंचा है? ऐलान तो खूब हुए हैं, लेकिन आप दुनिया की बातों के साथ ये देखेंगे अपने घर में लोगों के हाथ में क्या पहुंच रहा है। और इसके तुरंत बाद दूसरी कैटेगरी, जो जिन लोगों को मदद की जरूरत है, उनको कोई उम्मीद भी दिख रही है? देखिए, मुझे लगता है कि एक जो मोनेटाइजेशन के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डीमोनेटाइजेशन से भी ज्यादा शायद नुकसान इस दफा पहुंचा है इस लॉकडाउन के तहत, और इसको लेकर जो है बहुत ज्यादा चिंताएं बरकरार हैं। सरकारी दावे अपनी जगह आलोक जी, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं बहुत सारे रिलीफ एक्टिविटीज में जुड़ी हुई हूँ। जब हमें मौका मिलता है, इसके पहले तक आई कार्ड्स के बेसिस पर हम चूंकि बाहर जा पा रहे थे, हम जहां पे भी जा रहे हैं, जो आम लोगों की जो हमें शिकायत सुनने को मिलती है कि या तो राशन की दुकानें हैं उनको कि हमारे पास राशन का पीछे से सप्लाई नहीं आ रहा है, या तो जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वहां राशन ऊंची कीमतों में खरीद रहे हैं, या जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ज्यादातर हमारी कम से कम जिन लोगों से मुलाकात हुई उत्तर प्रदेश, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एरियाज में, उनका दावा है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है ये जो 500 रुपए, 1000 रुपए कैश ट्रांसफर्स की बात की जा रही है केंद्र से या राज्य से। तो मुझे लगता है कि इस तरह की एक बड़ी देश के लिए निश्चित रूप से जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी अपनी बहुत चुनौतियां, आज उस पर भी जो है बहुत चर्चाएं होनी चाहिए। और लॉकडाउन को लेकर हम जहां केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हमें ये भी याद रखना होगा कि इस लॉकडाउन को घोषित करते हुए जहां ऐसा लगा कि राज्यों के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए जब नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन लोगों ने कहा कि ये लॉकडाउन जारी रखना चाहिए। तो आज भी होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस आई हैं, अगर आप क्लैरिफिकेशंस के लिए होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को फोन करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई आप वहां की राज्य सरकारों और स्थानीय आप अथॉरिटीज से पूछिए कि कौन सी गाइडलाइंस को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है, देखिए आज की भी जो अनाउंसमेंट्स है,
जितने भी जोन है अभी भी एयर, मेट्रो, इंटरस्टेट मूवमेंट से अलाउ नहीं कर रहे हैं। आशुतोष की बात में जो मुझे विरोधाभास नजर आ रहा है, आशुतोष बहुत सही तरीके से कह रहे हैं कि ये जो वायरस है इसके लिए फिलहाल कोई भी वैक्सीन इनसाइड कम से कम 1 साल तक आपके पास नहीं आने वाला है। अभी सारे के सारे ट्रायल स्टेजेस में है। जर्मनी, यूके में थोड़े एडवांस स्टेजेस में हो सकते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंच चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में जहां अभी कम से कम 1 साल तक वैक्सीन नहीं आने वाला है, आपको क्या करना होगा? आपको आपकी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज बढ़ानी होंगी, आपको आपके पीपीईज खरीदने की, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं बढ़ानी होंगी। और इस वक्त जो भारत की तमाम उम्मीदें हैं, देखिए बहुत चेस्ट बीटिंग चल रहा है, चेस्ट थम्पिंग चल रहा है। मैं काफी बीजेपी नेताओं को देख रही हूँ बयान देते हुए कि ये एक अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस है भारत के लिए, चीन से सारा बिजनेस जो है वो उठकर भारत ही आ जाएगा। ये गलत है। आप उसकी एस्पिरेशन रखते हैं। आने वाले दिनों में ये जो जवाबदेही है कि चीन की क्या भूमिका रही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका रही, ये सिलिकॉन वैली से मल्टीनेशनल कंपनीज जो तमाम बोर्ड रूम्स है वो तय करेंगे, क्योंकि वो चीन के बाहर अपने कंपनियों को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकालना चाहेंगी। लेकिन उसके लिए अभी भारत तुरंत ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, बल्कि भारत की इस वक्त जो कंपैरिजन है वो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी से हो रही है। ये कंपनियां अभी भी वियतनाम जाएंगी, वो फिलीपींस जाएंगी, या क्लोजर होम बांग्लादेश जाएंगी। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन में जुड़ने में भारत अब जितना वक्त लेगा, इस लॉकडाउन को आप जितना जारी रखेंगे, जितने स्ट्रिंजेंट रूप में, आपको ये मुश्किलें और बढ़ने जानी है, ये घटनी नहीं है। तो जिंदगी को बचाना जरूरी है, ये जरूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब भी इस लॉकडाउन को इस तरीके से कैरी ऑन करना, मुझे अभी तक इसकी मेरिट इस तरह से समझ में नहीं आ रही। क्योंकि आप अमेरिका को देख ले, आप चीन को देख ले, वो अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वी नाउ हैव टू थिंक अबाउट लाइवलीहुड ओवर लाइव्स एज वेल। जी आशुतोष, आप इसका जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आलोक जी, मैंने कहा कि मूर्खतापूर्ण कदम है और मैं उसे पूरी तरीके से आई स्टैंड बाय व्हाटएवर आई सेड। 2-3 चीजें जिसको हम भूल जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं ये मानता हूं कि जैसे ऑड इवन होता है वो एक इमरजेंसी मेजर होता है, इसी तरीके से लॉकडाउन एक इमरजेंसी मेजर है। सवाल इस बात का ये कि हिंदुस्तान को 2 से 2.5 महीने कम से कम 100% लॉकडाउन में रखना चाहिए, जैसे कि वुहान के अंदर या हुबई में रखा गया, और उसके बाद उन्होंने अपने यहां सक्सेसफुली कंटेन किया। दूसरी बात क्या है, हम एक चीज को अक्सर भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमें दरअसल जब कई चीजों के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये 2 महीने का वो वक्त होता है जब मई के अंत तक या जून के 15 तारीख तक, जब हमें अपनी टेस्टिंग को कम से कम 10 गुना बढ़ा देना चाहिए। अभी हम दिन में 20,000 से ज्यादा कर पा रहे, कम से कम 2 लाख 2.5 लाख के आसपास अगर करते तो वो एग्जैक्टली पता चलता है कि इस देश के अंदर कोरोना वायरस की स्थिति है क्या। दूसरी बात, हमारे पास पीपीई किट्स बिल्कुल नहीं, हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हमारे जो हॉस्पिटल, दिल्ली कम से कम 10 अस्पताल हैं जो कोरोना वायरस के संकट पर इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। तो हमें इस दौरान जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना चाहिए था, उसको हॉस्पिटल्स को मजबूत करना चाहिए था। हमें जो सप्लाई है, जो दवाओं की सप्लाई है, वेंटिलेटर्स की सप्लाई है, पीपीई की सप्लाई है, उसको ऑगमेंट करना चाहिए था। हमने उस दिशा में काम करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। हमें इस दिशा के अंदर हमें तय करना चाहिए था कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें राशन कार्ड हो या राशन कार्ड ना हो, ये इंश्योर करना चाहिए कि हर आदमी तक वो पैसा पहुंचे, हर आदमी तक खाना पहुंचे। हमें इंश्योर करना चाहिए था, जो हमने कहा है कि भाई हम पैसे दे रहे हैं, हर आदमी खाते में जा रहे हो, पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर आप वैसी स्थिति में पहुंच जाते, तब आप अगर लॉकडाउन खोलते तो आप ज्यादा कंट्रोल सिचुएशन में होते। मैं स्मिता की इस राय से नाइतफाकी नहीं रखता हूं। लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन को आप आनन फानन में खोल लें क्योंकि अमेरिका खोल रहा है या फिर स्पेन खोल रहा है या इटली खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि अभी स्मिता बात कह रही है कि जो बीजेपी के तमाम नेता, दरअसल इंदिरा गांधी के जमाने में एक देवकांत बरुआ थे और मोदी जी के जमाने में उनका हर कैबिनेट मिनिस्टर देवकांत बरुआ हो गया, पूरी बीजेपी देवकांत बरुआ में तब्दील हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी नोमुरा ने एक टेस्ट किया है, सर्वे किया 56 उन कंपनीज का जो चाइना से शिफ्ट करके बाहर जाने के बारे में सोच रही। 56 में से सिर्फ 3 कंपनियां हैं जो भारत आने के बारे में सोच रही। 26 कंपनियां वो हैं जो वियतनाम जाने के बारे में सोच रही हैं, और बाकी के ताइवान, 11 कंपनी ताइवान जाने के बारे में सोच रही है, 8 कंपनी वो जो इंडोनेशिया या मलेशिया जाने के बारे में सोच रही। अब आप सोचिए हम किस दुनिया में जी रहे। हमारे पास रेड टेपिज्म भयानक है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बहुत ज्यादा है। हम जो है
तमाम कानून अभी पड़े हुए, हमारे यहाँ लीगल सिस्टम बहुत खराब। तो मैं इस पे आशुतोष यहाँ पे आपको, क्योंकि समय फिर खत्म होने वाला है, इसलिए मैं अब आपको रोक रहा हूँ और प्रकाश जी के पास चलता हूँ। प्रकाश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपसे भी मेरी बात हो रही थी, आपने ये बात कही कि ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये लाइफ और लाइवलीहुड के बीच आप लोग डिबेट कैसे कर सकते हैं, लाइफ और लाइवलीहुड में ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों एक साथ कैसे बचाने हैं इसकी चिंता करनी होगी। अब ऐसे में अगर, और बड़े पैमाने पे लोग ऐसे भी हैं, आपने भी देखा सुना होगा, बहुत लोग बड़े पैमाने पे झंडा लगा के खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी आ गई है, चीन से बड़ा भारी कारोबार भारत आने वाला है। दूसरी तरफ जो आशुतोष बता रहे हैं वो तस्वीर है कि कंपनियां ताइवान जा रही हैं, वियतनाम जा रही हैं, बांग्लादेश जा रही हैं, भारत कितनी कंपनी आ रही है हमें पता नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा भारी प्रचार कर दिया है कि चीन से बहुत सारी कंपनियां सीधे यूपी आ रही हैं, लेकिन सच क्या है? और आज की तारीख में अगर हम इस तरह लॉकडाउन जारी रखेंगे तो कौन आएगा और कैसे आएगा? मैं खुद नहीं पहुंच पाऊंगा यहाँ से लखनऊ, तो जो अमेरिकन कंपनी आने वाली है वो कैसे जाएगी? नहीं, ये तो देखिए, ये बहुत एस्पिरेशनल विचार है। उसके लिए जो हमने पहले 4 साल मेक इन इंडिया की भी एक बहुत बड़ा मुहिम देखा, जो मेक इन इंडिया का हमने सीन घूमते हुए देखा सब जगह, होर्डिंग्स में, पेपरों में, इसमें, लेकिन उसका गरजना अभी भी बाकी क्यों रह गया है? क्योंकि इसके लिए आपको पहले एक बेस बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्किल मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट को लेके हो, जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आशुतोष, लैंड और लेबर रिफॉर्म्स जो है, ये अपॉर्चुनिटी जरूर है। आलोक जी, प्लीज मार्क माय वर्ड्स की, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसी जो बहुत पेंडिंग चीजें हैं उनको आप वेग दे सकते हैं, उनको आप गति। हाँ आशुतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप बोलिए प्लीज, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब चीजों को आप एक्सेलरेट जरूर कर सकते हैं। जो रिफॉर्म्स, जो हार्डकोर रिफॉर्म्स आपको चाहिए, वो 2 एरिया के हैं, वो लैंड और लेबर के हैं। इसके बिना कोई नई कंपनी हिंदुस्तान में नया पैसा लगाने के लिए दिल से, खुशी से आ ही नहीं पाएगी। जैसे ही आपका लेबर और लैंड रिफॉर्म्स को जो एक्सपेक्ट है, और सबको पता है क्या करना है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है कि इसमें क्या करने, तब्दील क्या करना है, सबको पता है इसको लिबरलाइज करना है, इसको प्रैक्टिकल बनाना है। हम अभी भी इंडिपेंडेंस के टाइम के जो रिफॉर्म्स, जो कानून है, उनको इम्प्लीमेंट करने, उनको समझने और इंटरप्रेट करने में लगे रहते हैं। तो उस वजह से जो बॉटलनेक्स हमने क्रिएट किए हुए वो हमारे हैं, तो उनको हटाना जरूरी है। मुझे जो चिंता वो ये है, अर्थव्यवस्था और ये लाइव्स एंड लाइवलीहुड के बीच की जो डिबेट को, ऑफकोर्स आइडियल सिचुएशन है कि आप दोनों बचा के रखिए, साथ में मिला के करिए। अब मारुति ने जैसे जीरो सेल्स का एक घोषणा की कि हमारा अप्रैल में जीरो सेल्स हुआ, एक्सपोर्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब उनकी फिक्स कॉस्ट अगर आप थोड़ी सी बारीकी से देखें, वेजेस की, इसकी उसकी हर चीज मिला के 450 करोड़ महीने का उनका खर्चा है, जो फिक्स्ड है। अगर वो सारी सैलरी देते हैं, सब कुछ मेंटेन करते हैं, किराया देते हैं, सब। अब ये 450 करोड़ अगर एक साल भी ये लोग की सेल नहीं होती तो उनका प्रॉफिट एक साल का, पिछले साल का 7,500 करोड़। तो इनके पास तो पैसा तो जरूर है, ये नहीं है कि एक साल ये बेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है। और जो हमारे यहाँ जो कैपिटलिस्ट है वो ज्यादा हावी हो रहे हैं इस टाइप के प्रेशर को लेके, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट कम, या अपनी एक्टिविटी, या अपनी कंपनीज का, जो फैक्ट्रीज का जो चलन है, उसको कम करना देखना नहीं चाहते। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मार्जिनल माइग्रेंट लेबर जो है वो तकलीफ में है, उसकी रोजी रोटी कैसे आएगी। तो ये जो सोशलिस्ट, लैक ऑफ सोशलिस्ट सेंसिटिविटी है, ये इनको बहुत भारी पड़ेगी आगे चल के। जब आपका लेबर इस बुरी गत से गुजरेगा, वापस आधी लेबर फोर्स तो वापस ही नहीं आएगी, तो आप फैक्ट्री लेके भी बैठे हैं तो वो चलेगी नहीं। सो इसमें इस टाइप की जो इम्प्लीकेशन, जो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स है, वो काफी नेगेटिव है। 15 दिन लॉकडाउन का एक्सटेंशन का मतलब है 15 हफ्ते आपकी इकोनॉमी और रिकवर करने में टाइम लगाएगी। जी, तो ये एक तरफ तो आपने आशुतोष की आधी बात तो आपकी और आशुतोष की मैच करती है लेकिन वो बीच में हाथ उठा रहे थे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी भी आपका हाथ वैलिड है या आप प्रकाश की बात से सहमत हो गए? नहीं, मैं प्रकाश जी की बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी अपने एक मित्र से बात कर रहा था, तो उन्होंने मित्र ने ये मेरे कहा पास तो हमें कम से कम एक चीज पूछ लूं, साथ में पूछता चल रहा हूँ, क्योंकि प्रकाश जी ने भी कहा, स्मिता ने भी कहा, प्रकाश जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे की तरफ डिलीगेट कर रहे हैं। स्मिता ने कहा कि राज्यों के साथ कंसल्टेशन चल रहा है। क्या ये वास्तव में कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है, या जिसे कहते हैं मिलजुल कर बात करके, चर्चा करके सरकार चलाने की मुद्रा में आ गई है सरकार, या कुछ और है?
नहीं नहीं नहीं, देखिए इस मुगालते में आप बिल्कुल मत रहिए कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए और बीजेपी की सरकार के रहते हुए यहाँ कोई बातचीत से किसी तरीके से कोई चीज हो सकती है। मोदी जी ने शुरू में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी और आज के जमाने में कोई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है नहीं। मेरा मानना यह कि 30 जनवरी को जब पहला कोरोना वायरस का संक्रमण इस देश के अंदर पाया गया और वुहान में दिसंबर में पाया गया, उसी वक्त हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के एक 4 महीने का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देना चाहिए था और उसकी चरणबद्ध तरीके से स्पष्ट कर देना चाहिए कब क्या क्या करना है हमको। हमने दरअसल 17 मार्च तक कुछ भी नहीं किया। सरकार के किसी भी व्यक्ति से पूछ ली, 17 मार्च तक भारत की कोई योजना नहीं थी। 13 मार्च को देश के हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि इस देश के अंदर कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। इस देश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भैया आप ये जो मास्क लगा के मत घूमिए, इससे पैनिक फैलता है। ये 12-13 मार्च तक की बात है, जबकि लखनऊ का मामला सामने आ चुका था। तो ये इस देश के नेताओं की अपनी मूर्खता का जिस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये उसका मुजाहिरा था। अब जब अचानक आपके सिर पर पड़ गया, तब आपने कहा कि अब हमको ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। साउथ कोरिया ने जनवरी के महीने में पहला आया, वहां पे सारे कंपनीज के साथ इकट्ठा किया, उनसे कहा कि आप मेडिकल मास प्रोडक्शन करिए तमाम चीजों का। साउथ कोरिया ने उसको अपने तरफ हैंडल कर लिया। दूसरी बात, हमने वो काम नहीं किया। हम अब जाके चीजों को खरीदने के बारे में सोच, फिर भी क्या कर रहे हैं, हम तो लॉकडाउन बैठा देंगे। तो अभी एक बात जो मैं जो अभी अच्छी बात की प्रकाश जी ने, उसमें मैं इतनी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि हमारे एक मित्र थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ड्राइवर को आज तनख्वाह दी और 1 महीने से गाड़ी नहीं चला रहा था। तो ड्राइवर ने कहा कि सर मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही धन्यवाद और मैं बड़ा हाईली ऑब्लाइज। उन्होंने कहा यार तुम क्यों हाईली ऑब्लाइज हो? उसने कहा कि मेरे तो तमाम ड्राइवर दोस्त हैं, उनको उनके मालिकों ने पैसा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया है। ये इस देश के मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास की और रिच क्लास की सेंसिबिलिटीज है। इन लोगों के दबाव में अगर आप लॉकडाउन हटाने की बात करते हैं तो इससे बड़ा गलत कदम नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ कोटा में जो फंसे हुए मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के छात्र हैं, उनको लाने के लिए बसें चलती हैं। लेकिन आनंद विहार में अगर माइग्रेंट लेबर फंसा हुआ है तो 48 घंटे तक इस देश के तमाम नेताओं को सांप सूंघ जाता, कुछ नहीं करते हैं। ये जो हमारी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं, दरअसल उसकी वजह से हमारा देश संकट पे है और संकट पे रहेगा। मेरा अभी भी मानना है, आपका कहना है कि मिसप्लेस प्रायोरिटीज हैं। और अब मैं स्मिता से एक क्विक कमेंट लूंगा। स्मिता, बहुत छोटा सा कमेंट आपका, क्योंकि फिर वक्त खत्म हो रहा है। अभी प्रकाश जी ने कहा कि सबको पता है करना क्या है, विदेशी निवेश लाना है या अपने यहाँ के लोगों के निवेश को बढ़ावा देना है, तो करना यह है कि लेबर और लैंड रिफॉर्म्स करने हैं। एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पे जैसे ही आपके कानों में ये शब्द जाते हैं, लेबर और लैंड रिफॉर्म, तो आपके कान में जाने के बाद दिमाग में क्या घंटी बजती है? जिस फ्रेज का अभी आशुतोष ने उपयोग किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा तब तक ये रिफॉर्म्स कर पाना मुश्किल है। आप बुलेट ट्रेन की ऑर्डर्स आप तय कर ले सकते हैं जापान के साथ में, लेकिन महाराष्ट्र में जब तक जमीन अधिग्रहण नहीं होता तब तक वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर सकता। और मैं अग्री करती हूँ आशुतोष के साथ कि ये जो कंसल्टेशंस की बातचीत है, ये कंसल्टेशंस लॉकडाउन घोषणा के पहले होनी चाहिए थी। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा बचाने के लिए खुद को जो है, ये कंसल्टेशंस की प्रक्रिया कहीं दिखाई भी जा रही है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ कैमरेस के लिए भी होती हैं। मैं आपके ऑडियंसेस को एक क्लैरिफिकेशन जो आई आलोक जी वो बता दूं, जिसको लेकर लोगों को बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि पहले खबर आई कि शायद लिकर शॉप सारे जोन्स में खुलेंगे। अब सफाई आई है गृह मंत्रालय की तरफ से कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे। 5 लोगों तक जो है वहां बिक्री अलाउड होगी, जो रेवेन्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो जाता है एक्साइज ड्यूटी के लिए। लेकिन मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे ये जरूर लगता है कि इस वक्त इन सब के बीच में जो दूसरी इश्यूज है कि गवर्नमेंट की क्लैंप डाउन, जो पुलिसिंग देखने को मिल रही है बॉर्डर्स पर, हर लोकल पुलिस अपने लेवल पर अब प्लान बनाने लगा है, डिसीजन देने लगा है। आज खबर आ गई कि भाई दिल्ली गुड़गांव के बीच में हम एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को भी अलाउ नहीं करेंगे, डॉक्टर्स को भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा एक जलेबी नुमा एक अब समय पूरा बिल्कुल खत्म हो गया है स्मिता जी, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा। अब मैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाते चलें और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें। और अंत में एक शेर है बहादुर शाह जफर का, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। क्या चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई है कातिल कभी ऐसी तो न थी। ये आज के हाल को बहादुर शाह जफर की जुबानी आपने सुना। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद, नमस्ते।